नदी में जादुई परियों का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर परीलोक में बहुत सारी परियां खुशी खुशी रहा करती थी और उन परियों को अपने परीलोक से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि उनके परीलोक से पहले ही काफी परियां घूमने गई, लेकिन वो वापस नहीं आई, जिस वजह से रानी परी ने बाकी सारी परियों को बाहर घूमने जाने पर पाबंदी लगा दी थी। एक दिन की बात है, परीलोक की कुछ परियों का बाहर जाकर घूमने का बहुत मन कर रहा था। तभी उन परियों में से एक परी, जिसका नाम रोशनी था, वह परीलोक की रानी के पास जाती है और उनसे कहती है, रानी परी, हम लोग कभी परीलोक से बाहर नहीं गए, इसलिए हमारा बाहर जाकर घूमने का बहुत मन कर रहा है, तो क्या हम बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं? अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम लोग किसी भी प्रकार के लालच में मत पड़ना और शाम होने से पहले ही परीलोक में वापस आ जाना। ठीक है रानी परी। रोशनी परी अपनी सहेली सुगंधा परी को लेकर घूमने चली जाती है। वे लोग परीलोक के बाहर पहली बार जा रही होती है, इसलिए वह दोनों बहुत ही खुश होती है। वे लोग सृष्टि की सुंदरता देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। तभी वे लोग चलते चलते एक दुष्ट जादूगरनी के गुफा के पास पहुंच जाती है और वह जादूगरनी बहुत ही खतरनाक थी। वो अपने गुफा के पास आने वाली सारी परियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें नदी के जादुई पेड़ में कैद कर देती थी। रोशनी और सुगंधा परी को अपनी गुफा के पास आता देख लेती है। अरे वाह, यह मूर्ख परियां फिर से मेरे जाल में फंसने के लिए आ गई यहाँ पर, और अब इन्हें मिलाकर पूरी 100 परियां हो जाएगी और फिर मैं इन सब की बलि देकर इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी और फिर मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगी राज, और इस दुनिया के सारे लोग मेरे गुलाम बनकर रह जाएंगे। इतना कहकर वह जादूगरनी एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती है और उन परियों के पास जाकर कहती है, सुनिए परी दीदी, मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है और 2 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया, प्लीज आप मेरी मदद कर दो। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तभी रोशनी परी अपनी जादुई छड़ी से उस लड़की के लिए खाना मांगती है, लेकिन उस मायावी गुफा के सामने रोशनी परी की जादुई छड़ी काम नहीं करती है। तभी रोशनी परी को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी वह लड़की बोलती है, परी जी, यहाँ पास में ही एक नदी के पास अनोखा फलों का पेड़ है, तो आप मुझे उस नदी में जाकर उस पेड़ से फल तोड़ने में मेरी मदद करोगे? और वैसे भी आपने पहले ऐसी नदी में कभी भी फलों का पेड़ नहीं देखा होगा, तो आप भी उस अनोखे पेड़ का फल खाकर देखना, बहुत स्वादिष्ट होते हैं उस पेड़ के फल। क्या नदी में फलों का पेड़? यह कैसा अनोखा पेड़ है? हमने तो ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। चलो आज हम भी इस अनोखे पेड़ को देख ही लेते हैं। रोशनी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें याद है ना कि रानी परी ने क्या कहा था कि किसी भी प्रकार के लालच में नहीं पड़ना और शाम होने से पहले परीलोक वापस पहुंचना है, इसलिए हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। और लड़की, तुम खुद क्यों नहीं उस फल को तोड़ लेती हो? तभी वो लड़की कुछ बोलती उससे पहले रोशनी परी बोल पड़ती है, अरे सुगंधा, रानी परी ने हमें यह भी कहा था कि जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए, तो तुम यह कैसे भूल सकती हो? और वैसे भी थोड़ी देर की तो बात है, फिर हम लोग वापस चले जाएंगे, और वैसे भी मुझे भी वो अनोखा पेड़ देखना है। तभी वह लड़की उन दोनों परियों को उस पेड़ के पास लेकर जाती है और वह दोनों जैसे ही उस नदी के पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश करती है, वैसे ही वे लोग पेड़ पर कैद हो जाती है। तभी बाकी की फल बनी हुई परियां अपने अपने रूप में आ जाती है, जिन्हें उस जादूगरनी ने कैद कर रखा था। अरे यह क्या हुआ? मुझे यहाँ से कोई नीचे उतारो, मैं यहाँ कैसे आ गई? जादूगरनी के रूप में बदल जाती है और कहती है, अरे मूर्ख परियों, तुम लोग इतना भी नहीं समझ पाई कि यह सब मेरा ही बनाया हुआ एक माया जाल था, जिसमें अब तुम लोग फंस चुकी हो और यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। आज पूर्णमासी की रात है,
जिसमें मैं तुम लोगों की बलि दूंगी और इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। जादूगरनी, हमें यहाँ से जाने दो। और तुमने हमें यहाँ धोखे से क्यों कैद किया है? अगर तुम में हिम्मत है तो तुम हमारा सामना करो। और दुष्ट जादूगरनी, तुम हम लोगों के साथ बहुत गलत कर रही हो। मैं तुम्हारे इस सपने को कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। अरे पहले तो तुम लोग मुझे अपनी आखिरी इच्छा बता दो, क्योंकि अब तुम लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए जिंदा नहीं रहोगी। तभी उन परियों को कुछ समझ में आता है। तभी वे परियां सोचती है कि अब उस जादूगरनी से शक्ति से नहीं बल्कि दिमाग से ही जीता जा सकता है। तभी रोशनी परी कहती है, देखो जादूगरनी, अब तो हम सब तुम्हारे हाथों से मरने ही वाले हैं, इसलिए हमारी आखिरी इच्छा है कि तुम हम दोनों को एक बार इस पेड़ से नीचे उतार दो। और वैसे भी तुम्हारे इस मायावी जाल में हमारी शक्तियाँ तो काम ही नहीं कर रही है, तो हम भला तुम्हारा तो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, तो इसलिए तुम हमारी यह अंतिम इच्छा तो पूरी कर ही सकती हो। यह सुनकर जादूगरनी रोशनी और सुगंधा परी को नीचे उतार देती है। तुम दोनों के पास सिर्फ आज का ही दिन है, इसलिए तुम लोगों का जो भी मन करे वह कर लो। तभी इतना कहकर जैसे ही वह जादूगरनी वापस जा रही होती है, तभी रोशनी परी उसे जोर से पकड़ लेती है और सुगंधा परी उसकी छड़ी में बने हुए गोले को एक बड़े से पत्थर से मारकर तोड़ देती है, क्योंकि उसने एक बार रानी परी से सुना था कि जितनी भी जादूगरनी होती है उन सबकी शक्तियाँ उसके जादुई गोले में होती है, और उस गोले के टूटते ही उस जादूगरनी की सारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाती है और तभी सारी परियां वहाँ से आजाद हो जाती है और फिर वे लोग खुशी खुशी परी लोग वापस आ जाती है। गरीब लड़की का अनोखा बर्थडे केक। रामपुर गांव में नंदिता अपने माता पिता के साथ रहती थी। नंदिता के माता पिता बहुत ही गरीब थे। नंदिता के पिता मुरारी मजदूरी का काम किया करते थे और इससे जो पैसे मिलते उसी से उनके घर का खर्चा चलता था। तभी एक दिन ऐसे ही नंदिता अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेल रही होती है कि उसी समय उसकी एक सहेली रानी उससे कहती है, ये देखो नंदिता, मेरा नया टेडी बियर, और यह टेडी बियर बहुत ही महंगा है और यह मेरे पिताजी मेरे लिए शहर से लेकर आए हैं। यह सुनकर नंदिता की दूसरी सहेली कहती है, अरे वाह रानी, तुम्हारा टेडी बियर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी यह नई डॉल किसी से कम नहीं है। और नंदिता, तुम कौन सा खिलौना लेकर आई हो? दिखाओ हमें, हम भी तो देखे जरा तुम्हारा नया खिलौना। रानी और सुरभि, क्या मैं तुम दोनों के खिलौने से खेल सकती हूँ? क्योंकि मेरे पास कोई खिलौना नहीं है। पर मैं तो अपना टेडी बियर किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, वरना मेरा टेडी बियर खराब हो जाएगा। और तुम मेरी डॉल के बारे में तो सोचना भी मत। तुम खुद क्यों नहीं अपने पिताजी से खिलौने मांग लेती? ठीक है, मैं कल ही अपने पिताजी से कहकर अपने लिए एक नई डॉल मंगवा लूंगी। इसके बाद नंदिता अपने घर आ जाती है और अपनी माँ सावित्री से कहती है, माँ, मुझे भी एक नई डॉल चाहिए। मेरी सारी सहेलियों के पास नए नए खिलौने हैं, बस मेरे पास ही कुछ नहीं है। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे लिए नई डॉल ले आऊंगी, लेकिन कब लाओगी माँ? आप तो हमेशा ऐसे ही कहती हो, लेकिन मेरे लिए कभी कोई खिलौना नहीं लाती हो। नंदिता बेटी, तुम इस तरह से जिद करना कब से सीख गई? उसी समय नंदिता के पिता मुरारी काम पर से थककर घर आते हैं। तभी सावित्री कहती है, अरे आज तो आप बहुत जल्दी घर आ गए और बहुत थके हुए भी लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? तभी नंदिता अपने पिता से कहती है, पिताजी, मुझे एक नई डॉल चाहिए, प्लीज आप मेरे लिए नई डॉल ले आइए ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक नया डॉल ले आऊंगा, लेकिन अभी तुम बाहर जाकर खेलो। नंदिता के बाहर जाते ही मुरारी अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। सावित्री, आज मेरे ठेकेदार ने मुझे काम पर से निकाल दिया है और कह रहा था और दोबारा काम पर आने की जरूरत नहीं है। क्या अब आपकी नौकरी नहीं रही? अरे हमारा घर का खर्चा तो पहले ही जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन अब हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब तो हमारे पास जो भी कुछ बचा है, हमें कुछ दिनों तक उसी से गुजारा करना पड़ेगा, जब तक मुझे कहीं नई नौकरी नहीं मिल जाती। उस दिन के बाद से
मुरारी और सावित्री आधा पेट खाना खाकर अपनी बेटी को पूरा पेट खाना खिलाकर अपना गुजारा कर रहे थे। कुछ दिनों बाद नंदिता का जन्मदिन आता है और नंदिता की सहेलियां उसे फिर से भड़काने लगती है। अरे नंदिता, आज तो तेरा जन्मदिन है ना, तो यह क्या, तूने आज भी ये फटे पुराने कपड़े पहने हैं? अरे कपड़े का तो कोई नहीं, चलो, लेकिन आज तो तू अपने जन्मदिन पर केक तो काटेगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम लोग देखना, आज मेरे पिताजी मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक जरूर लेकर आएंगे, इसलिए तुम दोनों भी रात को मेरे घर पर आना, मैं तुम दोनों को भी केक खिलाऊंगी। अच्छा, तो क्या तूने कभी पहले केक खाया है? क्यों, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या मैं अब केक भी नहीं खा सकती? इसलिए आज रात को तुम दोनों मेरे घर पर आकर देख लेना कि मेरे पिताजी कितनी धूमधाम से मेरा जन्मदिन मनाते हैं। इतना कहकर नंदिता वहाँ से चली जाती है और वह घर जाकर अपने माता पिता से कहती है, पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है, तो क्या आप मेरे जन्मदिन पर एक केक भी नहीं ला सकते? अरे क्यों नहीं बेटी, मैं तुम्हारे लिए घर में ही चावलों से बहुत अच्छा केक बना दूंगी, फिर तुम उस केक को आराम से काटकर अपना जन्मदिन मना लेना। अरे आप दोनों तो ना ही मेरे लिए कभी खिलौने लाते हो और ना ही मेरे जन्मदिन पर मुझे एक केक लाकर दे सकते हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? अब तो मुझे बहुत ही अफसोस होता है, मैं क्यों इस घर में पैदा हुई। नंदिता, अब तुम बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही हो। यह तुम किस तरीके की बातें कर रही हो? अपनी माँ की डांट सुनकर नंदिता रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। पता नहीं आजकल इस लड़की को क्या हुआ है जो इतनी बदतमीज होती जा रही है। आपने ही उसे इतना सर पर चढ़ाया हुआ है। अरे आज उसका जन्मदिन है, तुम्हें आज उसे इस तरह से नहीं डांटना चाहिए। इसमें उसकी क्या गलती है? गलती तो हमारी है कि हम उसके जन्मदिन पर एक केक भी नहीं ला सकते, और वह अभी बहुत छोटी है, उसे इन बातों की समझ नहीं है। इसलिए तुम अब मेरे साथ चलो, हमें उसे ढूंढना होगा और मनाकर उसे घर लाना होगा। इसके बाद मुरारी और सावित्री अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और इधर नंदिता गुस्से में चलते चलते गांव के बाहर जंगल में पहुंच जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देता है, सुनो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रही हो? अरे तुम कौन हो और कहां से बोल रहे हो? मैं वही पेड़ हूँ जिसके नीचे बैठकर तुम कब से रोई जा रही हो, लेकिन तुम क्यों रो रही हो? तभी उस पेड़ की बातें सुनकर नंदिता फिर से रोने लग जाती है। अरे अरे, क्या हुआ? तुम फिर से क्यों रोने लगी? मेरी वजह से सब परेशान हो जाते हैं और मैं आपको भी परेशान कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही हो। तुम मुझे बताओ, तुम इतना क्यों परेशान हो? आखिर क्या बात है? उसके बाद नंदिता उस पेड़ को अपनी सारी परेशानी बताती है और कहती है, मुझे अपने माता पिता से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी और मैं गुस्से में घर से निकलकर यहाँ पर आ गई। उन लोगों को मेरी कितनी चिंता हो रही होगी, इसलिए अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। अच्छा, तो आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो क्या मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें एक केक दे सकता हूँ? इतना सुनते ही नंदिता बहुत ही खुश हो जाती है। क्या आप सच कह रहे हो? आप मुझे सच में केक दोगे? हाँ, क्यों नहीं। तभी उस पेड़ का एक पत्ता नीचे गिरता है और जैसे ही नंदिता उस पत्ते को उठाती है, वैसे ही वह पत्ता एक केक में बदल जाता है, जिसे देखकर नंदिता बहुत ही खुश हो जाती है। नंदिता, यह तुम्हारे लिए है और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा आज का दिन अच्छा हो। उसी वक्त नंदिता को अपने माता पिता की आवाज सुनाई देती है। नंदिता, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई हो? नंदिता,
आवाज सुनकर नंदिता भी अपने माता पिता को आवाज लगाती है और कहती है, माँ, मैं यहाँ हूँ, इस पेड़ के पास। तभी मुरारी और सावित्री अपनी बेटी की आवाज सुनकर उस पेड़ के पास पहुँच जाते हैं और वह नंदिता के हाथ में इतना बड़ा सुनहरा केक देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे बेटी, तुम इतना बड़ा केक कहाँ से लेकर आई हो? उसके बाद नंदिता जादुई पेड़ और उस सुनहरे केक के बारे में अपने माता पिता को सारी बात बताती है। तभी उसके माता पिता उस पेड़ का धन्यवाद करते हैं। पेड़ जी, हमारी बेटी को खुश करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच में पेड़ जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आज हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने बेटी के जन्मदिन पर केक लाकर दे सकूं, क्योंकि मेरा काम छूट जाने की वजह से मेरे घर में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए मैं अपनी बेटी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। मुझे सब पता है मुरारी, इसलिए तुम इस केक को अपने घर ले जा सकते हो और अपनी बेटी का जन्मदिन धूमधाम से मना सकते हो। और यह केक तुम्हारी सारी परेशानियों में तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि यह एक जादुई केक है। नंदिता अपने माता पिता के साथ उस सुनहरे केक को लेकर अपने घर आ जाती है और रात होने के बाद उसकी दोनों सहेलियां उसके घर आती है। अरे नंदिता, कहाँ है तेरा केक? तू तो बहुत बोल रही थी कि तेरे पिताजी तेरे लिए ऐसा केक लाएंगे, पर मुझे तो तेरे यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अरे रानी, थोड़ा इंतजार तो करो। उसके बाद नंदिता वह सुनहरा केक सबके सामने लेकर आती है। नंदिता, तुम तो बिल्कुल सही कह रही थी। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर केक लेकर आए हैं। और उसके बाद नंदिता खुशी खुशी केक काटती है और खुशी खुशी अपनी सारी सहेलियों को केक खिलाती है। केक खाकर वे लोग अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद नंदिता अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, अब हम इस केक से क्या करेंगे? कुछ नहीं बेटी, बस हम इस जादुई केक की मदद से अपनी एक दुकान खोलेंगे। उसके बाद अगले दिन से मुरारी अपनी एक दुकान खोलता है और जादुई केक के जादू से उसका दुकान बहुत ही अच्छा चलने लगता है और उसकी अच्छी खासी कमाई भी होने लग जाती है। और अब वो उन पैसों से अपने परिवार के लिए बहुत ही सुंदर सा घर खरीदता है और अब वे लोग उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मज़ेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।